हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 28 और इस चैप्टर के अंदर अपन बात करने वाले हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। देखो, इससे पहले अपने तंत्रिका तंत्र के ऊपर 3 वीडियो हो चुके हैं। तो इससे पहले अपन ऐसा पढ़ चुके हैं भाई, हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए एक तो तंत्रिका तंत्र होता है और एक अंतःस्रावी तंत्र होता है। तो तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा तंत्र होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इससे पहले अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जो तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना भाई, इधर ये आपका मस्तिष्क और इससे इस तरीके से नीचे की तरफ से क्या निकलती रहती है, मेरुरज्जु निकलती रहती है। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है। इसका निर्माण कौन करता है, मस्तिष्क से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है जिन्हें अपन बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। और ये जो मेरुरज्जु है, इससे भी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है जिन्हें अपन बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं कुछ इस तरीके से शरीर के अंदर फैलती है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है टोटल। और मेरुरज्जु से भी इस तरीके से क्या होती है कि तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है। हमारे शरीर का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, उस पीछे वाले हिस्से से क्या होती है, पूरे शरीर के अंदर फैलती है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं जो कि 12 जोड़ी होती है और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं जो कि 31 जोड़ी होती है। तो ये दोनों तंत्रिकाएं मिल करके क्या करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो यहां पर पहली बात अपनी ऐसे लिख सकते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं व मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं करती है। ठीक है, पहली बात आपने ये बात समझ में आ गई कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता, मस्तिष्क से निकलने वाली तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं करती है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी होती है। अब दूसरी चीज देखिए, हमारे शरीर में कोई भी उद्दीपन होता है तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, तो उस उद्दीपन की जो सूचना होती है, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसकी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में जाती है। या फिर इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर को कोई भी आवेग या सूचना भेजी जाती है तो वो किसके द्वारा भेजी जाती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजी जाती है। तो अपन ये दूसरी बात ऐसा लिख सकते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाले तथा जाने वाले संदेशों को, संदेश बोल दो, आवेग बोल दो या सूचना बोल दो, है ना, आवेगों को पहुंचाने का
कार्य करती है। पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में कोई संदेश पहुंचाया जाएगा तो वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के पास में पहुंचाया जाएगा, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कोई संदेश आ रहा है किसी अंग के लिए तो उस अंग के पास में इस संदेश को पहुंचाने का कार्य भी कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा। अच्छा, तीसरी चीज देखो कि ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर बाहर कार्य करता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा, इससे बाहर बाहर कौन काम करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र कार्य करेगा। तो इसीलिए कारण से इसको क्या बोला जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, बाहर कार्य करता है, इसलिए इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला गया है। अब देखो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो देखो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। पहली को अपन बोलते हैं संवेदी या आगत या अभिवाही तंत्रिका। सेंसोरी नर्व, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसे अपन बोलते हैं प्रेरक या चालक या निर्गत या अपवाही तंत्रिका। मोटर नर्व, मोटर नर्व, ठीक है। तो ये दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं को अपन समझते हैं कि ये क्या होती है कोशिकाएं। तो देखिए, सुनना हर बात को ध्यान से। अब हमारे शरीर के अंदर 5 संवेदी अंग, वातावरण के अंदर कोई भी उद्दीपन होता है, कोई भी वातावरण में परिवर्तन हुआ है तो उन 5 अंगों में से कोई एक अंग उस सूचना को ग्रहण करता है। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं संवेदी अंग, और हमारे शरीर के अंदर संवेदी अंग होते हैं 5। छोटी कक्षाओं में आपने इसका नाम पढ़ा होगा ज्ञानेंद्रिय। तो संवेदी अंग 5 है। देखो कौन कौन से? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ठीक है। 5 संवेदी अंग हमारे शरीर के अंदर ये आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। वातावरण में कोई भी परिवर्तन हुआ है या वातावरण से कोई भी उद्दीपन मिला है तो यही अंग क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। यहां पर अपन ले लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया वास्तव में क्या होती है कि शरीर में पेशी कोशिकाएं होती है,
तो यहां पर मैं लेता हूं अंग की पेशी कोशिका, पेशी कोशिका या ग्रंथि ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बात को आपको समझना है कि हमारे शरीर के अंदर संवेदी अंग है, वातावरण में कोई भी उद्दीपन हुआ है तो उसको ग्रहण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उस उद्दीपन के लिए क्या करना है शरीर को ताकि वातावरण से संतुलन स्थापित हो जाए उसका निर्णय करता है, और जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को संचालन करने का कार्य कौन करता? अंग की पेशी कोशिका या ग्रंथि करती है। तो देखिए ये संवेदी अंग यहां से क्या करेंगे, जो उद्दीपन है उसको ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे? उद्दीपन को। और ये उद्दीपन की जो सूचना होती है तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में जाती है। तो ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदी अंगों से आवेगों को या सूचनाओं को या उद्दीपन के जो संकेत तो उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर के जाती है, उन्हें अपन बोलते हैं संवेदी या आगत या अभिवाही तंत्रिका। क्या बोलेंगे? संवेदी, आगत या अभिवाही तंत्रिका। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि संवेदी अंगों से सूचना को, आवेगों को या जो उद्दीपन के संकेत है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में जो तंत्रिका कोशिकाएं लेकर के जाएगी उनको अपन क्या बोलेंगे? संवेदी, आगत या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं बोल देंगे। तो यहां पर यहां से यहां तक जो सूचना लेकर के जा रही है तंत्रिका कोशिका वो क्या है? सेंसोरी नर्व। ठीक है, या फिर संवेदी तंत्रिका। ठीक, अब यहां पर जो भी उद्दीपन की सूचना गई है उसके अनुसार क्या होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्णय लेता है कि क्या करना है इस ये जो उद्दीपन मिला है इसके प्रति। तो ये निर्णय लेता है, केवल प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, केवल निर्णय लेगा कि क्या करना है। अब ये जो भी निर्णय लेगा उसकी सूचना जो अंग है, प्रभावित अंग है, उसकी पेशी कोशिका या ग्रंथि के पास में पहुंचाएगा। तो उस अंग की पेशी कोशिका जो है उसको या तो फैलने का आदेश मिलेगा या सिकुड़ने का आदेश मिलेगा, तो वो अंग उस स्थान से हटेगा या उसमें कोई क्रिया होगी, या फिर अंग में कोई ग्रंथि विशेष है तो उस ग्रंथि से कोई स्राव बाहर निकालेगा ताकि वो प्रभाव वातावरण में जो उद्दीपन से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ठीक है, तो अब जो भी निर्णय लिया गया है उसकी सूचना कहां से कहां आनी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग की पेशी कोशिका या ग्रंथि तक आनी है। तो यहां से यहां तक जो संदेशों को लेकर के आएगी, यहां से यहां तक जो आवेगों को लेकर के आएगी उसे अपन बोलेंगे प्रेरक, चालक या निर्गत या अपवाही तंत्रिका। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोटर नर्व। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अपन ऐसे बोलेंगे भाई ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेगों को अंग की पेशी कोशिका या ग्रंथि तक लेकर के जाती है वो क्या कहलाती है? प्रेरक या चालक या निर्गत या अपवाही तंत्रिका कहलाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इन दोनों की परिभाषाएं आप खुद लिख लेना, क्योंकि मैंने बता तो दी है लेकिन बोर्ड पे लिखा नहीं है, तो आप जब नोट करो तो खुद ही लिख लेना ये परिभाषाएं। अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन ने जो जानकारी पढ़ी है उसमें देखो पहली चीज क्या बताई हमने कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं करती है। मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलती है 12 जोड़ी और मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है 31 जोड़ी। ठीक है, दूसरी बात देखिए अपन ने क्या देखी, देखो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो संवेदी अंगों से जो सूचनाएं जाएगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में वो सेंसरी नर्व लेकर के जा रही है जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को अंग की पेशी कोशिका या ग्रंथि तक लेकर के जो जा रही है मोटर नर्व, वो भी क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। तो इधर तो सूचना जा रही है, इधर से आ रही है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाले तथा जाने वाले संदेशों या आवेगों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो भेजने का कार्य भी परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा और यहां से वापस इनको लाने का कार्य भी कौन करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा।
यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करेगा। भाई ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके बाहर बाहर ये कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं, पहली संवेदी या आगत या अभिवाही तंत्रिका, सेंसरी नर्व, तो इसके लिए अपन ने बता दिया भाई ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदी अंगों से आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में लेकर के जाती है, वो तो क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेशों को अंगी की पेशी कोशिकाएं ग्रंथि तक लेकर के जाती है, वो प्रेरक या चालक या निर्गत या अभिवाही तंत्रिका कहलाती है। तो इन बातों का आपको नोट करना है। इसके बाद में मैं क्या है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके प्रकार बताऊंगा, क्योंकि कार्यों के आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन दो भागों में बांटते हैं। तो पहले इनको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो उतार लिया होगा आपने। अब मैं मिटा रहा हूं इनको। हाँ जी, अब देखिए, कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। तो देखो कौन कौन से भाग है। पहला होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने कायिक तंत्रिका तंत्र की। सुनिए भाई ध्यान से। देखो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा और अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा। तो यहां पर दो प्रकार के तंत्र बता दिए मैंने परिधीय तंत्रिका तंत्र में, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो होता क्या है वास्तव में कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो तो ऐच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले आपको लिख देते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं कि यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, कोई भी ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करवा रहा है तो उसकी सूचनाएं इसी के माध्यम से क्या होगी, जाएगी। तो यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। दूसरा देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस तंत्र के द्वारा बाह्य उत्तेजनाओं या उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करवाता है तथा पेशी कोशिका को
सिकोड़ता या फैलाता है, फैलाता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है और इसी की सहायता से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जो बाह्य उत्तेजनाएं होती है या उद्दीपन होता है उनके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया कैसे करेगा, वो या तो पेशी कोशिकाओं को फैला देगा या सिकुड़ा देगा, तो उससे उद्दीपन के प्रति क्या हो जाएगी, अनुक्रिया संपादित हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करें अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, तो यह तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण अपन दे सकते हैं, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तदाब आदि। ठीक है। दूसरी चीज देखो कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसमें वास्तव में क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला का समूह होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वास्तव में क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला का क्या होता है, समूह होता है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं की चेन होती है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखो ये आपने पढ़ी होगी संरचना, है ना। शुरुआत में मैंने जब पाचन तंत्र बताया था तो उस समय पढ़ी है ये संरचनाएं अपन ने इस तरीके से। हाँ तो देखो इधर तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला का क्या है, ये समूह है। तो देखो इस तरीके से होता है कि जैसे तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में निकल रही है, ऐसे बहुत सारी समूह है, तो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं क्या होगी, ऐसे ज्वाइंट होते हुए आगे बढ़ेगी ऐसे। ठीक है। श्रृंखला का मतलब है चेन। भाई एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई है, जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो शरीर के आंतरिक अंगों में होती है। जैसे आहार नली भी एक क्या है, आंतरिक अंगों का समूह है। आहार नली के अंदर जितने भी अंग है वो सब आंतरिक अंग है और इसकी क्रिया पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं संपादित होती है। तो शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है उन सबके जो तंत्रिका तंतु है आकर के ये जो श्रृंखला जारी है ना तंत्रिका कोशिकाओं की, इसमें आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसमें आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इस तरीके से कोई भी संदेश दाता है तो वो इन तंतुओं के द्वारा सारे जो आंतरिक अंग है उनमें पहुंच जाता है। ठीक है ना। अरे भाई जैसे अपने होता है कि लाइट का कनेक्शन, खंबे से तार जा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। अब प्रत्येक घर के अंदर क्या होता है कि जो लाइन होती है, सर्विस लाइन होती है, उसके द्वारा प्रत्येक घर के अंदर क्या होता है, बिजली की सप्लाई होती रहती है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर है कि स्वतः तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला का समूह है। जैसे खंबे पे तार जा रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के अंदर अंदर चलती है और शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है
उन सब आंतरिक अंगों के जो तंत्रिका तंतु है वो इससे आकर के क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसे प्रत्येक घर के जो कनेक्शन के तार है वो उस खंबे के तारों से जुड़े हुए रहते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। तो जो भी मतलब आवेग होता है, सूचना होती है अनैच्छिक क्रिया की, वो इन आंतरिक अंगों को मिलती रहती है। तो ये एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके अपना कार्य क्या संपादित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी भाई। तंत्रिका कोशिका की ये जो स्वादे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका की श्रृंखला का क्या होता है, समूह होता है। समूह होता है जो ऐसे लिखते हैं, जिससे आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु आकर जुड़ते हैं, आकर जुड़ते हैं। ठीक, अब देखिए स्वाते तंत्रिका तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखो अनुकंपी और परानुकंपी को अपन समझेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए दो भाई है, किसी परिवार के अंदर दो भाई है, ठीक है। एक भाई तो कमा करके लाता है और पैसा जोड़ने की कोशिश करता है। एक भाई तो क्या करेगा, कमा करके लाएगा और पैसा जोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा भाई क्या करता है कि जो जोड़ा गया पैसा है, कोई भी काम पड़ता है और वो तुरंत उनको खर्च करना क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो कुछ इसी तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हो कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है ये क्या करता है, शरीर के अंदर कोई विशेष परिस्थिति आती है, जिसे लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आती है, तो उस समय शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देगा। शरीर में पहले से जो संचित है पदार्थ, उनको काम में लेकर के शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देने का कार्य करता है, यानी कि ये ऊर्जा को क्या करेगा, खर्च करेगा। जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जब शरीर विश्राम अवस्था में होता है तो उस दौरान ये क्या करता है, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचय करने की कोशिश करता है। शरीर के अंदर क्या करेगा, ऊर्जा संचित करने की कोशिश करेगा। तो पहले आप ऐसा करें, इनको नोट करें, फिर इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें स्वाते तंत्रिका तंत्र में मैंने जो बताया वो देख लो। यह तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। ये ऐच्छिक में कर रहा था, ये अनैच्छिक में कर रहा है, ठीक है। हाथ पैर हिलने की जो क्रिया है ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन हृदय स्पंदन, रक्तदाब, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। स्वाते तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला का क्या होता है, समूह होता है, जिससे आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु आकर के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो वो बात मैंने आपको बता दी। ये पूरे आंतरिक अंग, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, तो इस तरीके से ये तंत्रिका कोशिकाएं जाती रहती है और इस सबसे तंत्रिका कोशिकाएं आकर के इसमें जुड़ती रहती है। स्वाते तंत्रिका तंत्र अपन ने कितने प्रकार का बताया, दो प्रकार का, अनुकंपी और परानुकंपी। तो इसी के बारे में पढ़ना है, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं अपन। मिटा रहा हूं ना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो इसमें देखो आप, पहली बात देखो, यह शरीर
की सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। दूसरी चीज देखो कि शरीर जब आपातकालीन स्थिति में होता है तो उस समय क्या करता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देता है। आपातकालीन परिस्थिति में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। आपातकालीन परिस्थिति में यह श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर आदि को बढ़ा देता है, ठीक है। तो भाई शरीर में सतर्कता और उत्तेजना, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सांप आ गया सामने, तो उसके प्रति आपकी सतर्कता और उत्तेजना है। उन चीजों को कौन नियंत्रित करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जो सांप आने की स्थिति है ना, उसको अपन आपातकालीन स्थिति भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास में क्या होता है कि जीने या मरने का सवाल पैदा हो जाता है। क्यों सांप आया है, यदि वो काट लिया तो आपके मरने की संभावना बन जाती थी। ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे रही है ना कि मरने वाली स्थिति आ गई या एंड आ गया है कि अब तो कुछ ना कुछ डिसीजन होना ही है, तो वो स्थिति आपातकालीन स्थिति होती है। तो आपातकालीन परिस्थिति में क्या होता है कि शरीर को ये अतिरिक्त ऊर्जा देता है। एक तो यानी कि पहले से जो संचित ऊर्जा होती है उसको ये क्या करेगा, इस समय जबरदस्ती खर्च करवा देगा, शरीर से बहुत ज्यादा ऊर्जा एक साथ शरीर को दे देगा, ताकि उस आपातकालीन परिस्थिति से शरीर क्या कर सके, निपट सके। जैसे अचानक सांप आया है तो वो आपातकालीन परिस्थिति, अपन वहां से बहुत तेजी से भागते हैं या फिर उस सांप को मारने के लिए जल्दी से कोई क्रिया कर लेते हैं, तो वो एक आपातकालीन परिस्थिति है और उसके प्रति बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए तुरंत अपन कुछ न कुछ कर जाते हैं वहां पर। तो आपातकालीन परिस्थिति में ये श्वसन दर और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति है तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, तो उस स्थिति में हृदय स्पंदन और श्वसन दर दोनों ही बढ़ जाती है, ताकि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और वो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का क्या कर सके, उत्पादन कर सके। ठीक है। अब परानुकंपी की बात करते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो देखो इसमें यह तंत्र विश्रामावस्था में क्रियाशील होकर ऊर्जा संचय प्रारंभ करता है। अर्थात अपन ऐसा बोल सकते हैं, अर्थात यह तंत्र ऊर्जा का संचय करता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो कि ये जो तंत्र है ये आंख की पुतली को सिकोड़ता है,
तथा लार व पाचक रसों के स्त्रावण में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। अभी समझेंगे इस बात को अपन। देखो, जब भी हमें डर लगने वाली स्थिति होती है ना, तो हमारी आंख की जो पुतलियां है ना, वो फेल करके चौड़ी हो जाती है, डर से ही फेल करके चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो डर के समय तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है, जो आंख की पुतली को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। लेकिन जब शरीर विश्राम अवस्था में आ जाता है, वो डर वाली चीज समाप्त हो जाती है, अपन ठीक से जान लेते हैं कि ये क्या चीज है, तो उस समय परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करने लग जाता है। तो वो क्या करता है, आंख की पुतली को सिकोड़ देता है। ठीक है, एक चीज आपने और देखी होगी, जब अपन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो अपने को भोजन ज्यादा भाता नहीं है, अपन ठीक प्रकार से भोजन कर नहीं पाते। होता क्या है कि जब गुस्से वाली स्थिति में आप होते हो तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है क्रियाशील होता है उस समय। तो ये क्या करता है, लार और पाचक रसों का जो स्त्राव है उसको कम कर देता है, तो उससे भोजन का ठीक प्रकार से पाचन होगा ही नहीं, इसलिए अपने को भूख जो है ठीक प्रकार से नहीं लगती है। लेकिन जब शरीर विश्राम की अवस्था में है तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है और ये लार और पाचक रसों के स्त्राव में वृद्धि करता है, ताकि अपन जो भोजन करें तो वो ठीक प्रकार से पचित और शरीर को ज्यादा मात्रा में क्या मिल पाए, ऊर्जा मिल पाए, या ज्यादा मात्रा में शरीर ऊर्जा का क्या कर पाए, संचय कर पाए। तो वही बात है यहाँ पर कि ये तंत्र विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर ऊर्जा संचय प्रारंभ करता, अर्थात ये तंत्र ऊर्जा का क्या करता, संचय करता है, आंख की पुतली को सिकोड़ता, लार और पाचक रसों के स्त्राव में वृद्धि करता। लार और पाचक रसों के स्त्राव में वृद्धि क्यों कर रहा है ये, ताकि शरीर ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, ऊर्जा संचित कर सके, भोजन का पाचन करके ज्यादा मात्रा में ऊर्जा संचित कर सके। तो ये अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र भी हो गया आज आपके। तो इस तरीके से आज आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर के आएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के ऊपर, क्योंकि पूरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक कोशिका की संरचना उनमें से अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।